आरटीआई इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं वही धमाका पार्ट 3 की, जिसमें हम लोग डीसी मशीन के बारे में जो नियमित असाइनमेंट की जो बुक है मॉडल नंबर 1 के अंतर्गत जो क्वेश्चन उसके बारे में डिटेल में बात करते चलेंगे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और आगे के मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट इलेक्ट्रीशियन निमी पैटर्न सेकेंड ईयर के नाम से आपके प्लेलिस्ट यूट्यूब पे हमने डाल रखा है। उसमें किनारे से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे पार्ट टू पार्ट। ठीक है, तो पहले अब 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैंने 41 नंबर की बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा 41 नंबर पे बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लगभग 57 क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 में, फिर मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा, फिर मॉड्यूल 3 स्टार्ट होगा। टोटल 295 या 297 क्वेश्चन सेमेस्टर थर्ड में है, फिर सेमेस्टर फोर्थ में हम लोग चलेंगे। तो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, हाल ही में एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट हो रहा है उसी के इसमें से बहुत से क्वेश्चन निमी के असाइनमेंट से रिपीटेड होते जा रहे हैं। कई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि 41 नंबर क्वेश्चन आपने दिया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग एंड डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग क्या कार्य करते हैं। तो डीसी जनरेटर जो होता है, ऐसे पहले भी एक क्वेश्चन ये पूछा है, पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया था। तो इसमें क्या डीसी जनरेटर स्लिप रिंग क्या कार्य करती है। तो लगातार आउटपुट की आपूर्ति, चलिए ठीक है, आउटपुट की कॉमनली लगातार आउटपुट की आपूर्ति करती है, चलिए ठीक है, भी तो मान सकते हैं। लेकिन फिर जो क्या एक दिशा में आउटपुट बनाना, एक दिशा में आउटपुट बनाना, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही होगा। लेकिन आप कहेंगे कि स्लिप रिंग तो हमको एसी वोल्टेज देती है, सही है, स्लिप रिंग एसी देती है, और जो कम्यूटेटर खंड होता है हमको डीसी देता है, इस तरह जो कटा होता है वो डीसी देता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ने क्या दिया है, डी वाला आपको लग रहा है सही हो, क्योंकि पिछली बार भी मैंने इसके पर डिस्कस किया है कि कलेक्ट द आउटपुट द अल्टरनेटर कंडक्टर। अल्टरनेटिंग करंट के जगह यहाँ पे क्या लिखा, अल्टरनेटर कंडक्टर लिखा है। तो हमारा स्लिप रिंग है जो अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट में देता है, ना कि अल्टरनेटर कंडक्टर देता है। ठीक है, वहाँ से एकत्र करता है। तो यह बहुत बारीकी सा यहाँ पे पढ़ने पर आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि मेक आउटपुट इन द यूनी डायरेक्शनल आपका ये देता है स्लिप रिंग। ठीक है, ये आप लोग दे सकते हैं। अब ये हमारा ये फील्ड पोल है, जो मैंने पिछले वीडियो में से मैं डिस्क्राइब किया था। ये फील्ड पोल है जो हमारे डीसी मशीन में लगे होते हैं। इसे पोल शू का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसका आकार किसके आकार का है, एक जूते की आकार का है। एक जूते का आकार होने के कारण इसका नाम रखा गया है पोल शू। ठीक है, शू में जूता होता है, पोल होता है, पोल ये है, इसका पोल शू रखा गया नाम। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, मैंने पूछा था आपसे, अगर जिसको पता हो तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, पिछले वीडियो में हमने पूछा है। आज फिर से बात करेंगे, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। जो डीसी जनरेटर होता है तो उसमें किस प्रकार का जो वोल्टेज होता है जो प्रेरित होता है, पल्सेटिंग डीसी या पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑसिलेशन वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत बारीकी से इन्होंने पूछ रखा है। या परावर्तित वोल्टेज या डायरेक्टली ये प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। जो हमारा क्या है, ये डीसी जो हमारी डीसी जनरेटर किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो देखिए गतिशील रूप से प्रेरित आपका वोल्टेज, यानी पैदा कभी भी वोल्टेज आपकी किसी भी मशीन डीसी हो या एसी हो, उसके अंदर तो पैदा आपका एसी ही होता है। लेकिन अगर कम्यूटेटर खंड लगा देंगे, कम्यूटेटर का हम यूज करेंगे, तो वो हमारा बन के क्या आएगा, डीसी आउटपुट देगा। अगर इसी पर अगर हम कम्यूटेटर हटा के स्लिप रिंग लगा देंगे तो हमको वो एसी प्रदान करेगा। ठीक है, तो पैदा तो अल्टरनेटिंग होता है, लेकिन कम्यूटेटर क्या करता है, एक रेक्टिफायर का काम करता है। वो एसी टू डीसी बदल के हमको आउटपुट में डीसी प्रदान करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। 43 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट मार्केट। यानी जो ये एक्स का निशान बना हुआ है स्लॉट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है। ये बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये जो स्लॉट मार्क बना हुआ है, ये एक्स जो एक्स दिखा रहा है, ये है क्या, आखिर में ये है क्या। तो कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वे, या टू मेक द एयर सर्कुलेशन हवा के लिए, एयर डक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, या लुब्रिकेशन यानी स्नेहक के लिए, चिकनाहट के लिए, या साफ्ट से आसानी से हटाने के लिए।
तो ये जो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन होगा तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, कुंजी को सही तरीके से बैठाने के लिए। ये आपका देखिए जो गोल गोल सा बना हुआ है ये एयर डक्ट है, ये हवा लेने के लिए होता है, ठीक है। इसमें स्लाटें कटी हुई हैं, इसमें बेंडिंग बैठाने के लिए होता है। और जो ये आपकी की लगता है कीवे होती हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, ये कीवे होती हैं, इसमें चाबी को हम लोग फंसाते हैं। जनरली आपके घर अगर पंप सेट होगा तो बड़ा सा एक देखेंगे, वो जो हम लोग कहते हैं फ्लाईव्हील बोलते हैं, इसमें भी एक कीवे लगा होता है। हर एक मशीन के रोटेटिंग पार्ट को शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए और उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए हम लोग कीवे का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग चाबी बोलते हैं नामर्ली भाषा में, ठीक है। 44 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। फील्ड कॉइल का डीसी जनरेटर में क्या कार्य है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर पूछा है कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा है। फील्ड कॉइल का काम दिया है एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं हो सकता है, एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने का इसका कोई रोल नहीं होता है। मैग्नेटाइज करंट को कम करने के लिए नहीं, फील्ड पोल मैग्नेटाइज करंट को कम नहीं करेगी तो बढ़ाएगा। कुंडली पर निर्माण करने के लिए ध्रुवों का चुंबक करना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। और आसमान चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए रिलेक्टेंस आपका बढ़ेगा, तो यानी चुंबक के मार्ग में क्या करेगा, प्रतिरोध पैदा करेगा, ठीक है। ये धारा में जो आपका, जैसे आप एसी धारा में चाहे डीसी धारा में पढ़ते हैं, धारा को बहने से रोकने के लिए धारा से बहने के लिए प्रतिरोध काम करता है। उसी तरह चुंबक को बनने में या चुंबक को बहने में मैग्नेटिक फ्लक्स में जो प्रतिरोध का काम करता है उसे रिलैक्टेंस कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, करेक्ट होगा। कुछ क्वेश्चन में बार बार जो दोहराते जा रहे हैं मैं आपको फोकस करा दूंगा, जरूर कराऊंगा। 44 नंबर है, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर इज लार्ज डीसी मशीन। मतलब एक बड़ी डीसी मशीन की पोल बनाने के लिए कौन से लोहे का प्रयोग हम लोग करते हैं, कौन सी धातु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो बड़ी मशीन है उसकी पोल शू बनाने के लिए, ठीक है। योग के बारे में भी पूछ लेता है कि योग किसका बना होता है बड़ी मशीनों में, तो नर्म लोहे का आप तो कभी पोल शू बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी मशीन है। ढलवा लोहा ये दबाव सहने के लिए ढलवा लोहा करेक्ट होता है, लेकिन ढलवा लोहा हम लोग पोल शू बनाने में बड़ी मशीनों में नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं, ढलवा इस्पात का। मैंने पार्ट 1 में भी, धमाका पार्ट 1 में भी इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो कास्ट स्टील यानी ढलवा लोहा का प्रयोग हम लोग करेंगे बड़ी मशीनों में, मशीनों की पोल बनाने के लिए, ठीक है, पोल कोर बनाने के लिए। आपको दिखाए होंगे इस तरह बना होता है पोल को, ये पोल शू होता है, जूते का आकार होने का इसका नाम पोल शू रखा गया है। आगे 45 के बाद हम 46 पे बात करेंगे। 46 है, वाट द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी मशीन। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित किया जाता है। नहीं, जो आपको देखिए ऊपर हमने कोर ये बना हुआ है, यही है, तो मतलब इसको कहीं क्यों स्टेपिंग करके और लेमिनेटेड करके बनाया जाता है, यही इन्होंने पूछा। देखिए बारीक बारीक पत्तियों में कटी हुई है, देखिए बारीक बारीक पत्तियों में कटी हुई, जो कट का निशान है, इसमें लेमिनेशन करके इसे स्टम्पिंग करके जोड़ दिया जाता है, रिविट लगा दिया जाता है, ठीक है। यही इन्होंने पूछ रखा है, जो ये पोल शू बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, यही इन्होंने पूछ रखा है। बहुत अच्छा जो है हमने भी रखा है। तो 46 नंबर आप देखेंगे तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, स्टम्पिंग करके डीसी अगर पटलित करके बनाएंगे तो वो फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करेगा, इससे कोई रिलेशन नहीं। विंडोज लॉस, हवा और नहीं, ये भी कोई इसका कोई रोल नहीं। हिस्टेरिसिस हानि नहीं, हिस्टेरिसिस हानि के लिए हम लोग लेमिनेटेड नहीं करते हैं। हिस्टेरिसिस हानि जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोर में सिलिकॉन स्टील कोर का किसका प्रयोग करेंगे, हिस्टेरिसिस हानि को दूर करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और भंवर हारा हानि को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड करते हैं, भंवर हानि को कम करने के लिए, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है ये। अगर ये क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से याद है, आपको ट्रांसफार्मर की पोर्शन यानी ट्रांसफार्मर आपका क्लियर रहेगा, तो आप इसको भी आसान से आप हल कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन के बारे में लगभग ये चीज़ ये दोनों में एक ही होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 47 नंबर है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, अगर नॉर्मली कोई अगर पढ़ा होगा तभी बता देगा। इसके लिए आप हमेशा शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। 4 ऑप्शन है, चारों बारे में डिटेल में बात करेंगे। शंट जनरेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए, क्योंकि स्थिर वोल्टेज देता है।
सीरीज जनरेटर का हम लोग बूस्टर की तरह यूज करते हैं सर्चर लाइन में। विभेदी यौगिक यानी इसका उपयोग हम लोग वेल्डिंग के लिए करते हैं, वेल्डिंग वर्क के लिए, वेल्डिंग के लिए। और ये होता है संचार यौगिक जनरेटर, इसका यूज हम लोग लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं, जहाँ बहुत या डीसी वोल्टेज को बहुत दूर तक भेजना है तो वहाँ पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग लगभग ये रिलेटेड, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है नॉर्मली एग्जामों में भी और कम्यूटेटिव एग्जामों में भी कई बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन। आप लोग ये जरूर इस पर फोकस करिएगा। 48 नंबर है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में हमेशा पूछता है, इंटरपोल के बारे में पूछता है, डैम्पर वाइंडिंग। 3 वाइंडिंग है जिसके बारे में आप हमेशा तीनों में डिफरेंस जान लीजिएगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, इंटरपोल और डैम्पर वाइंडिंग, तीनों के बारे में आप जरूर याद कर लीजिए। 3 प्रकार की वाइंडिंग जो अलग से बैठाई जाती हैं और तीनों का महत्व हर जगह अलग अलग होता है। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए यूज किया जाता है? कठोर कम्यूटेशन के लिए नहीं, नॉर्मली स्मूथली हमें कम्यूटेशन चाहिए जिससे हमारी स्पार्किंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसके लिए कम्यूटेशन का या इंटरपोल का। यहाँ पे इन्होंने दिया, गलत है। मेंटेन नियत आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए नहीं, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। फिर पूछा है विचुंबकन के प्रभाव को बेअसर करना सही है। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यही सही होगा। कुंडली की उत्तेजना धारा को घटाना नहीं। आपका जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है आपके फील्ड पे लगा होता है, फील्ड पोल पे आपका फील्ड पे लगा होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। नीचे आपको उसके लिए इसके इस पेज को खत्म होने के बाद नीचे मैंने उसके लिए उसके समझाने के लिए एक फ़ोटो रखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर रखा हुआ है। तो जो हमारे आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। या विचुंबकन प्रभाव, जो आर्मेचर के द्वारा जो हमारा विचुंबकन पैदा होता है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं, 49 नंबर है, व्हाट द इफेक्ट द शंट फील्ड रेजिस्टेंस एबो द क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर। यानी क्रांतिक प्रतिरोध के बारे में बात कर रहा है। क्रिटिकल मतलब होता है क्रांतिक प्रतिरोध कि मतलब एक यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान के ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग होगी। इससे कोई इसका लेना देना नहीं, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग नहीं होगी। आगे है, इसे बी नंबर पूछा है, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर होगा, गलत। क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब कम होना चाहिए। ठीक है, तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाएगा, सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 में भी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन ऊपर पूछा था। क्रिटिकल अगर शंट नहीं, डायरेक्टली उसने पूछा था कि डीसी मशीन का अगर क्रिटिकल फील्ड जो होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस फील्ड में हो तो क्या आर्मेचर वोल्टेज बनाएगी, तो आर्मेचर वोल्टेज बनाने में क्या होगी, विफल हो जाएगी। ठीक है, तो यही होगा। यहाँ पे जनरेटर है, क्वेश्चन ये लगभग रिपीटेड है। इस नियमित असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन हाँ किसके लिए, जिसका थ्योरी एकदम कंप्लीट है उसके लिए, अदरवाइज के लिए तो समझ नहीं आएगा। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपके पोलों पे लगी होती है। देखिए, फील्ड के पोलों पे लगी होंगी। देखिए, फील्ड के पोलों पे लगी होती है। ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है। इंटरपोल आपके आर्मेचर की सीरीज में लगा होता है आपका इंटरपोल, ये इंटरपोल हो गए। ठीक है, एक डीसी मशीन में लगे होते हैं। देखिए, ये आपका क्या हो गया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गई। कभी कभी फिगर बना के पूछ लेता है यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग की होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलेंगे। अलग से वाइंडिंग की इंटरपोल आपके आर्मेचर की सीरीज में लगता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, आप इसे ये रट लीजिएगा जरूर। देखिए, यहाँ पे मेन पोल दिया है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए अलग से दिया। देखिए, ये मैंने अलग से एक फिगर उठा के लाए हैं क्योंकि बहुत बहुत अच्छी फिगर है, पिक्चर है जो आपको अच्छे से समझाने के लिए हमने रखा है इसे। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग अलग से यहाँ पे फील्ड पे इंटरपोल के साथ लगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इंटरपोल रखा गया है। ठीक है, आर्मेचर विथ आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, मेन पोल है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 50 नंबर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव। देखिए, ऊपर का क्वेश्चन है, बस उसके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, उसी के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है 50 नंबर का। तो 50 नंबर का आप देखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आर्मेचर रिएक्शन। देखिए, आर्मेचर रिएक्शन यानी
आई आर जब ड्रॉप होगा, आई आर जब बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉबैक ईएमएफ बढ़ेगा, तो वोल्टेज हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ेगा, गलत है। आउटपुट वोल्टेज कम होगा, यही सही होगा। आउटपुट वोल्टेज संपादित होगा यानी पल्सेटिंग होगा, इससे कोई मतलब नहीं, गलत होगा। आउटपुट वोल्टेज बिकम इन आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नहीं, आउटपुट वोल्टेज अगर आर्मेचर रिएक्शन होगा तभी आउटपुट वोल्टेज कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, सिर्फ घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ये क्या नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने सवाल दे रखा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी लगा लीजिए। न्यूमेरिकल लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका क्वेश्चन आपका हमेशा आता रहता है। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटर इन द 4 पोल डीसी जनरेटर विद सिंपलेक्स वेव वाइंडिंग आर्मेचर हैज, ये यहाँ पे जेड का मान दे दिया है। अगर मैं बस फार्मूला से बता रही, इसका होता है क्या पूछा है इन्होंने, वोल्टेज पूछा है। ठीक है, तो एन बराबर होता है आपका एन फाई जेड पी ए और 60, यही होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो जेड आपका क्या, कंडक्टर की संख्या होता है, पी आपकी पोलो की संख्या होती है, ए होती है पैरेलल पाथों की संख्या, और ये फाई होता है जो आपका वेव कट रहा है, और एन जो आपका होता है यहाँ पे क्या होता है, स्पीड होता है, नंबर आप कितना आपकी स्पीड में मोटर चल रही है, कितना फ्लक्स का कटिंग कर रही है। यही इसी फार्मूले पर इसको रखेंगे तो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे, स्क्रीन हमारा छोटा है कि इस पर हम आराम से लगा दें इस सवाल को, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे जो आपको फार्मूला बताया गया है। तो फाइव का मान पहले रखते हैं, फाइव का मान जेड एन पी, यानी जब सीधे हम अगर हम इसके एन की बात करें तो हमारा स्पीड कितना है, 1500। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं। 1500 स्पीड है हमारा, ये 1500 है। फिर इन्होंने जेड फाई का मान कितना है, गुणे 0.007 इंटू, फिर इन्होंने क्या किया है, फिर जेड के बाद क्या है, जेड का मान कितना है, 10,1020 पूरा स्क्रीन ही चला जाएगा, 1020। फिर किसका पूछा है, अब फिर यहाँ पे देखिए कौन सी बैंडिंग इन्होंने दिया है, यहाँ पे देखिए वेव बैंडिंग दिया है। तो वेव बैंडिंग में क्या होता है, हमेशा पोलों की संख्या पोल कितना हो लेकिन पैरेलल पाथों की संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती है। लेकिन सॉरी, फिर से लिखना पड़ेगा। तो पोलो की संख्या आपकी हमेशा कितना रहेगी, 2 रहेगी। पोलो की संख्या 4 रहेगी, और पैरेलल पाथों की संख्या कितना हो जाएगी आपका, 2 होगी। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं 0.007 गुणे 10-20 गुणे, बस गुणा करते चले जाना है, 1500 गुणे, फिर आपका हो जाएगा पोलो की संख्या क्या है इतना पे 4 बटे, यहाँ पे पोलो की यहाँ पैरेलल पाथों की संख्या मतलब समांतर रास्तों की संख्या 2 होगी, और 60 इसके नीचे रहेगा। अब 15 से इसे काटेंगे, 15 करने 15 करने 15 1 हो जाएगा, फिर 2 शून्य हो जाएगा। अब 15 चौक को 60 हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पे, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 बचा, और इसके बाद कितना बचा, 0.007 बचा, और 100 बचा, और 10-20 बचा, यानी 1005। अगर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 510 हो जाएगा, 510 हो जाएगा, क्योंकि इसके आता 510। अब बचा कितना, 0.007 गुणे 510 गुणे 100। ठीक है, अब इसको हम पूरा स्क्रीन साफ करते हैं। अब कितना बचा था, 510 बचा था, गुणे 100 बचा था, गुणे 0.007। तो 3 स्थान पे 10 है, तो इस 100 से इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक स्थान पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो एक स्थान पे घसक, तो 2 स्थान घसकेगा तभी 7.7 बचेगा। ठीक है, 7.7 हम बचा रहे हैं। तो इसको भी यहाँ हल करते हैं, दशमलव कितना बचेगा, 0.7। अब 0.7 से इसमें भाग देंगे, 7 7 शून्य शून्य हो जाएगा आपका, दशमलव लगा दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 करने 7 हो जाएगा, 7 पचे 35, यानी आपकी टोटल बन के आ जाएगी 357 वोल्ट। अगर ये आपको फार्मूला याद कर लेना चाहिए अच्छी। ठीक है, जेड फाई एन पी बटे 60A। ठीक है, जो वोल्टेज का फार्मूला है। ठीक है, वोल्टेज कितना डेवलप हो रहा है इसको ध्यान रखिएगा। पी पोलो की संख्या, एन
आर्मेचर की स्पीड, फाई जो हमारा फ्लक्स कट रहा है वेव्स में रहेगा, जेड हमारा कंडक्टर की संख्या, ए हमारा पैरेलल पाथों की संख्या। ठीक है, ये जो होता है हमारे लैप बेंडिंग में क्या होती है, जितना हमारे पोल होंगे उतना ही उसके लिए पैरेलल पाथ होंगे। लेकिन वेव बेंडिंग क्या होती है, एक सीरीज बेंडिंग है, तो पैरेलल पाथों की संख्या हमेशा 2 ही रखी जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब आगे चलते हैं, इसका सी होगा आंसर 51 नंबर का। 52 नंबर है, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है। पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस पे भी। ठीक है, पीछे हमने एकदम दिखाया था क्या होता है। पहला नंबर इधर कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, क्या है, कंपनसेटिंग बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड भी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, आंतरिक इंटरपोल प्रदान करना, ऐसे कोई मतलब नहीं है। परस संपर्क, परस तो संपर्क करवा करेगा, इससे ये क्या रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, इसके लिए आप चिंतित ना हो। ठीक है, बैंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना, प्रतिरोध तारों को बैंडिंग में क्यों जोड़ेंगे, कोई जरूरत नहीं जोड़ने की, जोड़ेंगे तो लॉस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आगे है, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। व्हाट द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ द कीप आइडिया फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए, तो वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया जा सकता है कि रेजिडुअल मैग्नेट कब खत्म होता है, जब उल्टा सीधा उसे बार बार चलाया जाता है। तो यहाँ पूछ रखा है लंबे समय तक कॉइल का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। 53 कॉइल प्रतिरोध से नहीं रेजिडुअल मैग्नेट होगा। आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ेगा, इससे भी कोई मतलब नहीं है। आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, इससे भी कोई नहीं है लेना देना। अब है लॉस द रेजिडुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबक खोना, यानी जब लंबे समय से अगर हमारी जब जनरेटर रखी जाएगी तो वो धीरे धीरे अपने क्या करेगी, चुंबक को खो देगी, जिससे वोल्टेज बनाने में क्या हो जाएगी, विफल हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया जा सकता है, किया गया है पार्ट 1 या पार्ट 2 में। ठीक है, 54 नंबर है, कैलकुलेट द इंड्यूज EMF ऑफ 4 पोल डायनेमो हैव 1000 RPM लैप बैंडिंग। पहला क्वेश्चन पूछा था वेव बैंडिंग का, अब पूछा है लैप बैंडिंग का। एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 600 एम फ्लक्स पोल 0.064। तो आसान सा वही सेम फार्मूला आपको लगाना है, कोई जेड फाई एन पी बराबर Z∅N⁻P/60A। ठीक है, डायरेक्ट हम रख के यहाँ चलते हैं। वेव बैंडिंग है, यानी पैरेलल पाथों की संख्या, पोलों की संख्या क्या होगी यहाँ पे, बराबर होगी। ठीक है, 1000 RPM पे घूम रहा है, एन रख देंगे यहाँ पे 1000 गुणे, फिर क्या रखा है इन्होंने, फिर जेड का संख्या रखी है 600, जितनी भी है सबको मल्टीप्लाई में रखिए, जितना भी है बस 60/60 में रख देना। 0.064 गुणे 0.064 ये पूछा रखा है। फिर 4 पोल नीचे है, 4 पोल ऊपर है, यानी 4 पोल ऊपर है, नीचे लैप बैंडिंग उतना भी है, तो बटे 4 ऑटोमेटिक कट जाएगा। 4 लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं। 4/60 और पैरेलल पाथों की संख्या भी उतनी हुई जितना पोलों की, 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, कैंसिल हो गया। ये आपका 60 है, 60 से 600 कटेगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। 100 बचा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके साथ हम क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 अंक पे, तो यहाँ हो जाएगा कितना अंकों पर लग जाएगा आपका, 0.2 अंक को फट जाएगा। ठीक है, तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 1000 इसका आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1000 गुणे 6.4 यही आपका आएगा। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्थान पे 0 और घसक के खत्म हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 640 वोल्ट। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी 640 वोल्ट। सेम तो वहाँ पे वेव बैंडिंग पूछा था, लैप बैंडिंग। देखिए, अब न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। न्यूमेरिकल में आपका देखिए, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर ITI बेसिस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ITI बेसिस में आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है, 2 घंटे का समय मिल रहा है। अगर न्यूमेरिकल का अगर बस फार्मूला याद रखेंगे तो, और किस तरह से रखना लैप और वेब में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। फिर 55 नंबर है, व्हाट द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्ट्रॉय द डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रभाव डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित EMF क्या प्रभाव, यानी मुख्य फील्ड को ही हटाना है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा।
प्रेत ईएमएफ बढ़ जाएगा, कभी नहीं बढ़ेगा। जब फील्ड ही नहीं रहेगा तो चलेगा कहाँ से। प्रेरित ईएमएफ घटता है एकदम, ये आपका बी क्या होगा, सही होगा। प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होगा, गलत। प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं होगा, जरूर बदलाव होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप कहेंगे बी आपका सही होगा, ये शून्य हो जाएगा। प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, ठीक है। 56 नंबर है, व्हाट द केस ऑफ द हैवी स्पार्किंग इन द ब्रसेज डीसी जनरेटर में बरसों में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। 56 नंबर क्वेश्चन है। ये मॉड्यूल आपका यहाँ पे 1 खत्म होता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, या इसका ऑप्शन होगा यही एमएनए और जीएनए। एमएनए और जीएनए आपका होगा, ठीक है। एमएनए और जीएनए स्थिति क्या हो जाएगी, बदलती है, तब जाके भारी स्पार्किंग आपकी होती है। देखिए मॉडल 1 में आपका 56 क्वेश्चन थे, और टोटल क्वेश्चन सेमेस्टर 3 में 295 या 97 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, या 300 के लगभग मान लीजिए। तो मॉड्यूल 1 में इतने क्वेश्चन, इसी तरह आपका मॉड्यूल 2 भी आएगा जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो मॉडल 1 में आपका 56 क्वेश्चन था, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम जो होगा नेक्स्ट वीडियो में डालते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 वीडियो पड़ जाए, जिससे कि आपको एग्जाम होने से पहले आप पूरे थ्योरी को दोहरा लें, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी।